Hi everyone, my name is Bilal Khan, and today we are gonna learn about right of use assets. हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से लीज टेबल बनता है, लीज स्केड्यूल बनता है। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि लीज टेबल वगैरह किस तरह से बनता है, एडवांसेस क्या होते हैं, एडवांस लीज पेमेंट्स क्या होती हैं और एरियर्स में क्या होती हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ताकि जो भी मैं एग्ज़ाम फोकस पॉइंट्स या एग्ज़ाम की पॉइंट्स बताता हूँ वो आपको पता चल सकें। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आए शुरू करते हैं। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरी जो IFRS 16 की फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो जब हम लीज टेबल बनाते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हैं, लीज टेबल नहीं, प्रेजेंट वैल्यू टेबल जो इनिशियल रिकग्निशन के वक्त हम बनाते हैं, उसके अंदर जब हम जो भी अमाउंट होता है प्रेजेंट वैल्यू का, उसके एंट्री बनती है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ऐसे ही होता था। तो जो लीज लाइबिलिटी था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अब हम राइट ऑफ यूज एसेट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली राइट ऑफ यूज एसेट क्या होता है? राइट ऑफ यूज एसेट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, राइट ऑफ यूज एसेट, यानी कि जो लेसोर है वो लेसी को राइट दे रहा है एसिड को यूज करने का। इसलिए IFRS 16 ने इसका नाम ही रख दिया राइट ऑफ यूज एसेट। सही है। राइट ऑफ यूज एसेट इज, आइए इसको पढ़ लेते हैं। द राइट ऑफ यूज एसेट इज मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल अनलेस अनदर मेजरमेंट मॉडल इज चोजन। अच्छा, राइट ऑफ यूज एसेट कॉस्ट मॉडल पे नॉर्मली रखा जाता है, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी रखा जा सकता है, फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रखा जा सकता है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इस पे मॉडल बहुत सारे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल भी है और रीवैल्यूएशन मॉडल भी है। ठीक है ना, दो तरह के मॉडल्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस्ट मॉडल होता था, ठीक है जी, और रिवैल्यूएशन मॉडल होता था। तो सिमिलरली, क्योंकि ये एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, तो हम कॉस्ट मॉडल भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल भी कर सकते हैं। और एक और है फेयर वैल्यू मॉडल, जो IAS 40 के अंदर है, वो भी इस पर लगता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे IFRS 16 में या SBR लेवल पे, तो इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। लेकिन F7 लेवल पे इतनी डेप्थ नहीं है, तो आप कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल उसी तरीके से लगेगा। दिस मीन्स दैट द एसेट इज मेजर एट इट्स इनिशियल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, उसी तरीके से जैसे IAS 16 के एसेट के साथ होता है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो हमें पता है किस तरह से कैलकुलेट होती है। नॉर्मली वो स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू यूज होती है। लेकिन हमने एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो ये है कि लीज टर्म और लाइफ ऑफ द एसिड को ध्यान में रखना है। इसमें होता यह है कि जो अर्लियर ऑफ होता है या जो हायर ऑफ होता है वो इसमें यूज होती है। अभी इसको हम पढ़ भी लेते हैं, समझ में मजीद भी आ जाएगा। ठीक है। इफ ओनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, देन डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। अदरवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द शॉर्टर ऑफ, मतलब जो कम होगा। अगर मतलब लाइफ ऑफ द एसेट 8 साल है, 8 years, और लीज टर्म फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि हम 10 साल दे रहे हैं, ठीक है, 10 years की लीज टर्म है, तो दोनों में से कम कौन सा है? 8। तो हम 8 years के ऊपर, 8 years के ऊपर इसकी जो है वो कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखें, लीज टर्म बेशक 10 साल हो, लेकिन एसेट बचेगा ही नहीं 8 साल के बाद, तो क्या होगा? अगर ये अदर वे राउंड होता या वाइस वर्सा होता, मतलब 10 साल जो है उसकी लाइफ होती और लीज टर्म 8 साल की, तो फिर हम 8 साल पे लीज टर्म की बेसिस पे अमोर्टाइजेशन इसकी करते, लीज शेड्यूल की। सही है जी। यहाँ पे भी लिखा है, ओनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, देन डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ पर होगी। अदरवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड द लीज टर्म एज डिफाइंड प्रीवियसली। शॉर्टर ऑफ, लोअर ऑफ लेना है, दोनों में आपने देख लेना है, दोनों में लोअर ऑफ लेना है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। लोअर ऑफ, ये याद रखना है, लोअर ऑफ लेना है। ये ऊपर हम थोड़ा सा करके इसको यहाँ पे इलेबरेट कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लोअर ऑफ किस में लेना है? लीज टर्म नंबर 2
लाइफ ऑफ द एसेट, दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा उस पे हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे और एसेट को कंटिन्यू करेंगे और लीज टेबल भी बना रहे होंगे, ठीक है, लोअर ऑफ पे। स्पेशली ये उसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए, बल्कि ये डेप्रिसिएशन के लिए सही है। लीज टर्म के लिए ये रूल नहीं है, ये डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए आपने क्या करना है, लोअर ऑफ ले लेना है, लीज टर्म और लाइफ ऑफ द एसेट। आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा राइट ऑफ यूज एसेट की थोड़ी सी डिटेल हो गई। शॉर्ट, अच्छा, IFRS 16 कहता है कि जो एसेट शॉर्ट लाइफ हैं या लो वैल्यू एसेट्स हैं, ये क्या होते हैं, शॉर्ट लाइफ नॉर्मली होते हैं जिनकी 1 साल से कम की लाइफ हो, यानी कि वो एक तरह के करंट एसेट है कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल से कम की लाइफ है। 1 साल से ज्यादा होगी तो वो नॉन करंट में हो जाता है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। लो वैल्यू एसेट्स की इसने बोला है कि जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, छोटे मोबाइल फोन्स हो गए, इसकी कोई इसने स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दी कि ये लो वैल्यू एसेट्स हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लो वैल्यू एसेट क्या है, वो क्या किस चीज़ को लो वैल्यू क्लासीफाई करती है, ये अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, अप टू द एंटिटी है, ठीक है। If the asset is short term less than 12 months at the inception date or of a low value asset, then a simplified treatment is allowed। आपने कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू टेबल उस तरीके से नहीं बनेगा, फिर आपने क्या करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर देना है ओवर द लाइफ, और उसकी ऑपरेटिंग लीज जिस तरह से होती है आपकी, उस तरीके से इसकी हम कर देंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। In these cases, the lessee can choose to recognize the lease payment in profit and loss on a straight line basis. No lease liability or right of use asset would therefore be recognized। कोई लीज लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, कोई राइट ऑफ यूज एसेट क्रिएट नहीं होगा। आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल और बहुत ही आसान सी बात है। तो आपने ये रखना है, ये एक्सेप्शन भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं पे इसका वर्ड एक्सेप्शन है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि IFRS 16 में कौन से एसेट के लिए एक्सेप्शन है। तो अगर ऐसा कोई आपसे पूछ रहा है इंटरव्यूअर, या फिर आपसे आगे फ्यूचर में कभी कोई पूछ रहा है, ये एग्जामिनर ने आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपने एक्सेप्शन समझ लेनी है और इस चीज़ का आंसर इस तरीके से दे देना है। शॉर्ट लाइफ और लो वैल्यू एसेट की बात कर रहा है बेसिकली वो, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, देन इस वीडियो को एंड करेंगे। राइडर के नाम से मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये राइडर है, यहाँ रियाद लिख दिया है, थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे। ये बेसिकली राइडर की एग्जाम्पल है, ठीक है। राइडर एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू लीज एन एसेट, एसेट को ये लीज कर रहा है। द टर्म ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। प्राइमरी पीरियड इज फॉर 4 years फ्रॉम 1 जनवरी 2012 या 2002 with a rental of 2000 per annum payable on 31 December each year, यानी कि एरियर्स में है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट इसने हमें ऑलरेडी निकाल के दे दी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो 5710 जो हमारे पास जो लीज लाइबिलिटी आती है वो ऑलरेडी इसने मुझे निकाल के दी हुई है, 5710, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15%। क्या पूछ रहा है, व्हाट फिगर्स विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। पहले साल की पूछ रहा है, टोटल लीज 4 है, लेकिन हमसे ये पहले साल की सिर्फ पूछ रहा है कैलकुलेशन। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम से रिलेटेड बता रहा हूँ, एग्जाम फोकस पॉइंट है, की पॉइंट है कि आपने देखना है एग्जाम के अंदर कौन से ईयर की वो लाइबिलिटी पूछ रहा है, कौन से ईयर की, मतलब आपसे एक तरह से कैलकुलेशन पूछ रहा है, कौन से ईयर का इम्पैक्ट पूछ रहा है ओवर द लीज टर्म। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर इसने हमने फर्स्ट ईयर का पूछ रहा है, जब लीज शुरू हो रही है उस पहले साल का ही पूछ रहा है, दूसरे साल का भी पूछ सकता है, तीसरे साल का भी पूछ सकता है, चौथे साल का भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है कि एग्जाम के अंदर अगर जैसे कि टेबल बना हुआ है, जैसे आपके, मैं अभी तो इस पे आया नहीं हूँ लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात का, तो आपने कैलकुलेशन उतने साल की करनी है या उससे 1 साल आगे की करनी है, बस जिस साल का वो पूछ रहा है। अगर तीसरे साल का पूछ रहा है तो मैं चौथे साल की मैक्स कैलकुलेशन करूंगा, अगर दूसरे पहले साल का पूछ रहा है तो मैं दूसरे साल तक की कैलकुलेशन करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होगा, तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ। तो आपने कैलकुलेशन उस हिसाब से करनी है, और जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली उसके हिसाब से कि क्या मांग रहा है वो बेसिकली, ठीक है जी। ये एग्जाम फोकस पॉइंट था। तो आए सॉल्यूशन को पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैं हमेशा ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया है। अ नॉन करंट राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्डेड एट एन इनिशियल वैल्यू 5710, ये हम इसको रिकॉर्ड कर भी सकते हैं यहाँ पे, आप मैं आपके लिए बना भी देता हूँ। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कर देंगे ROUA, और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5710 से, ठीक है जी। ये हमने एंट्री बनाते हैं हमेशा, यही बनेगी बिल्कुल सही है जी। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज 1/4, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लाइफ ऑफ द एसेट अलग से कुछ नहीं दी हुई, तो जो लीज टर्म है वही आपकी लाइफ ऑफ द एसेट होगी,
तो हमने डिवाइड किया तो डेप्रीशिएशन आ गया एसेट की। लायबिलिटीज इनिशियली रिकॉर्डेड 5710, हमने यहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड कर भी दिया है, ये रहा। ठीक है जी। द टोटल फाइनेंस चार्ज फॉर द लीज इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पेमेंट ऑफ 8000 एंड द इनिशियल वैल्यू 5710। सही है, 2290। ये क्या बोल रहा है? द टोटल फाइनेंस चार्ज फॉर द लीज इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पेमेंट 8000। बिल्कुल, तो ये मतलब एक तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इनका डिफरेंस होता है, ये हमें बात पहले भी पता है। सही है जी। ये यहाँ पे नीचे भी मैंने कैलकुलेट किया इस लीज टेबल के अंदर, ये देखें, ये इसने डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। टोटल फाइनेंस पूरी लीज टर्म का बता रहा है कि 2290 फाइनेंस चार्ज है। ठीक है, ये किस तरीके से बता रहा है अभी टेबल को हम देख लेंगे। द एलोकेशन ऑफ दिस टू ईच रेंटल पीरियड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑन अ लीज लायबिलिटी टेबल एज फॉलोज। ठीक है, हमने क्या किया, 5710 लीज लायबिलिटी ले ली, इंटरेस्ट 15% लगा दिया। ये देखें, फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई किया मैंने सिंपली 15% से। 2000 की पेमेंट थी हर साल, वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें 2000 की पेमेंट है। मैंने क्या किया, इन तीनों को सम कर दिया, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये कैरी डाउन है, ये अगले साल का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। इसी तरीके से ये सब चलता जाएगा नीचे तक, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर कैरी डाउन आ जाएगा, फिर कैरी डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा, फिर इसी तरीके से ये, फिर इसी तरीके से ये। और आप देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो लीज टेबल है वो जीरो हो गया है, और ऐसा होना ज़रूरी है। ये एक तरह का साइन भी है कि आपने सही कैलकुलेशन करी है। ठीक है, तो टोटल पेमेंट्स हमने चारों सालों के अंदर कितनी की, 8000 की, और टोटल इंटरेस्ट हमने कितना अनवाइंड किया, 2290 का। तो बेसिकली ये जो अमाउंट बता रहा था ना 5710 में से माइनस करके 2290, बेसिकली ये चीज़ थी। ये हमने टोटल फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट 2290 का ओवर द ईयर पे किया है या रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब नीचे और देख लेते हैं करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ये भी देख लेते हैं। द फॉर्मेट अबव विल बी यूज्ड व्हेनेवर द पेमेंट अंडर अ लीज आर मेड इन एरियर्स। ये एरियर्स में था, साल के आखिर में हो रहा था, तो एरियर्स में था, पता है हमें बिल्कुल। इफ द पेमेंट्स आर ड्यू इन एडवांस द रेंटल पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल सम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड बिफोर द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। एडवांस होगा, एडवांस की एग्जांपल में आपको मजीद समझा दूंगा। सही है जी। ये है हमारे एक्सट्रैक्ट्स, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछेगा एक्सट्रैक्ट्स, तो आपने कॉशियस रहना है कि कहीं हमसे ये एक्सट्रैक्ट तो नहीं पूछ रहा। एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है तो आपने इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। डेप्रीसिएशन हमारी 1428 की थी, आप ऊपर जाके देख भी सकते हैं, ये देखें 1428 की आ रही थी। फाइनेंस कॉस्ट 857 हमसे, क्योंकि उसने 31 दिसंबर 2002 का ही पूछा है, तो इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ इसके ही एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। तो बिल्कुल 857 हमारा ये था। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज एसेट आएगा, किस तरीके से आएगा, 5710 का हमने राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड किया था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 4282। ठीक है, इसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, और इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी अगर आपको देखना है, ये थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। देखें, अब लीज टेबल पे आपने आना है, जब भी नॉन करंट लायबिलिटी आपने देखनी है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो एक साल से ज़्यादा में पे ऑफ हो। तो देखें, ये जो कैरी डाउन है, आपने इस कॉलम पे जाना है, तो एक साल के बाद जो लायबिलिटी पे होगी ये 3251, ये एक साल के अंदर अंदर पे होगी, इन दोनों का डिफरेंस 4567 माइनस 3251, जो डिफरेंस होगा 1315, ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी 1315। क्यों? एक साल के अंदर अंदर 2002 और 2003 के दरमियान जो लायबिलिटी पे हो रही है वो इतनी हो रही है, ये देखें 1315। लेकिन ये जो 3251 है, ये जाके तकरीबन 2004 में पे ऑफ हो रही होगी, तो ये आपकी 3251 नॉन करंट लायबिलिटी है। तो अगर आप नीचे जाके देखें, तो नॉन करंट लायबिलिटी मैंने 3251 ली है, और करंट लायबिलिटी मैंने 1315 ली है। ठीक है जी, तो ये थी एक एग्जाम्पल, बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी, आसान सी है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट्स एग्जामिनर पूछेगा आपसे, और किस तरीके से जो है आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है, राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन किस तरीके से होगी। और इसमें स्पेशल जो चीज़ थी, एक तो करंट नॉन करंट लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का, सेकेंडली
जो हमने देखा कि जो हमारा राइट ऑफ यूज एसेट होता है उसके लिए डिफरेंट जिस तरीके से नॉर्मल एसेट के मॉडल्स होते हैं वो भी यूजर होते हैं। तो ये हमने आज का एक्सट्रैक्ट था हमारी वीडियो का। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं खोल लेता हूँ वेबसाइट भी। ACC ग्लोबल की आपने साइट पे जाना है। ये एक तरह से मैं आपको कहूँगा ACC ग्लोबल की साइट पे जाने के बाद आपने टेक्निकल आर्टिकल्स में जाना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। उसमें IFRS 16 का एक आर्टिकल है, टेक्निकल आर्टिकल। ये आपने लाजमी पढ़ना है मेरी वीडियोस के साथ। ये देखें, उससे क्या होगा कि वीडियोस में मैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ये टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने से आपकी कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें भी देखें एक एग्जांपल दी हुई है, आपने जाके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जाके उठा के आप बगैर देखे ये एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, मैंने ये देखी हुई है पहले से, एडवांस केस ने यहाँ पे सारी एग्जांपल दी है। तो आपने ये सारे टेक्निकल आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है। जो चीज़ें आपको इसमें समझ में आ रही हैं ठीक है, वरना जो मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ जिस तरीके से, उसके अंदर आपने ये सारे टेक्निकल आर्टिकल पढ़ने हैं, इसके भी, और IFRS 15 जो मेरी लास्ट वीडियोस थी उसके भी पढ़ लें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, बहुत इजी है, accglobal.com, सबको पता है इस चीज़ का। तो वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर लें, उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। Inshallah I will be come back with another video over IFRS 16. So till then, goodbye, Allah Hafiz.